लुच्चापन, टुच्चापन, उचक्कापन, टपोरीपन, इस तरह के और भी जितने अवगुण आप जानते हो उन सब का नाम ले लीजिए। हो सकता है इस तरह के कई दर्जन शब्द आपकी जानकारी में हो, मगर गारंटी है वो सारे अवगुण भक्तों के विश्वगुरु नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। महज 3 लाइन का ये ट्वीट हुजूर की पूरी विचारधारा का सार है। दिन दहाड़े आतंकवादियों ने 2 दर्जन से भी ज्यादा भारतीय महिलाओं को विधवा कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लगभग 10 जवान शहीद हुए, ढेर सारे आम लोग मारे गए, बहुतों की जिंदगी तबाह हुई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप बेसहारा हो गए, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। और उस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोटों की भीख मांगने वाले आज सेनाओं की लड़ाई की तुलना क्रिकेट से कर रहे हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले ही बिहार में जाके कह रहे थे कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि गर्म सिंदूर को ठंडा करके बेच दिया और बेहयाई की सारी सीमाओं को पार करते हुए भारतीयों की लाशों पर पैसे के लिए क्रिकेट खेला जा रहा है। और उस क्रिकेट में भी टुच्चेपन की सारी हदों को पार कर दिया गया। गोदी मीडिया पर आपको बताया जा रहा होगा कि पिछली बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, इस बार पाकिस्तानी व्यक्ति के हाथ से ट्रॉफी नहीं लिया, मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। मगर ये टुच्ची हरकतें करते हुए शायद भारत के खिलाड़ी भूल गए कि जिन नफरती नेताओं के इशारों पर ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए था कि जिनके साथ हाथ नहीं मिलाने का ढोंग हो रहा है वो पाकिस्तान है, गिरने के मामले में आपसे कहीं ज्यादा है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कीचड़ में पत्थर नहीं मारा करते, वरना उसका छींटा अपने ही ऊपर आता है। और देखिए आ गया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 2 ऐसे काम कर दिए हैं जो सीधे सीधे भारत में राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने वालों के मुंह पर तमाचा है। देसी भाषा में कहें तो ये लोग हाथ नहीं मिलाकर सीना फुला रहे थे, उन लोगों ने मुंह पर थूक दिया है। हालांकि ये दोनों ही कृत्य अपने आप में शर्मनाक हैं, जितनी ज्यादा निंदा की जाए कम है। मगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो किया है वो नफरती चिंटुओं को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा चिंटुओं तक पहुंचाइएगा। वैसे आपको याद दिला दें, भारत में क्रिकेट के करोड़ों फैन हैं। शायद जितना क्रिकेट देखने वाले हैं उससे बहुत कम संख्या है भाजपा के समर्थकों की या उनके वोटरों की। और ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के समर्थकों को भाजपा समर्थक यानी चिंटू बनाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने इस चैनल पर बातचीत के दौरान बेहद गंभीर बातें कही हैं। बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेट का प्रयोग यानी क्रिकेट की लोकप्रियता का प्रयोग राजनीति के लिए भाजपा के लोग कर रहे हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार जरूर देखिएगा। दोनों देशों के खिलाड़ी किस तरह से राजनीति के शिकार हो गए हैं उस पर तो चर्चा करेंगे ही। बात यह भी करेंगे कि क्या विश्वगुरु को कहीं से इशारा मिल गया है कि आपके अच्छे दिन अब जाने वाले हैं 75+ जी, क्योंकि हुजूर पिछले कुछ सप्ताह से जो कर रहे हैं उसका इशारा यही हो सकता है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, 2 सेकंड लगता है, अभी कर लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निकम्मे और निठल्ले लोगों की नफरत की राजनीति किस तरह से करोड़ों की आबादी को मानसिक दिवालियापन में ढकेल सकती है उसका नजारा देखिए। कुछ दशक पहले तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही हुआ करते थे। उस वक्त भी सत्ता के लालायित लोगों ने बांट कर राज किया, देश को भी बांटा, और उसके बाद से जितने लोग आए उनमें से ज्यादातर ने बांट बांट कर ही कुर्सी को मजबूत किया, कभी देश को कभी लोगों को, चाहे वो इस तरफ के हो चाहे उस तरफ के हो। बॉर्डर की बात कर रहा हूं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी सीमाएं बिल्कुल शांत होती हैं, एक दूसरे से कोई विवाद नहीं, आना जाना सब खुल्लम खुल्ला होता है, झगड़ा नहीं। और शायद दुनिया में कुछ ही ऐसे देश होंगे जिनकी मैत्री दोनों के लिए दिन दुनी रात चौगुनी गति का विकास लेकर आ सकती है। मगर समझने वाली बात यह है कि विकास जनता का होगा, देश का होगा, नेताओं का विकास गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए वो आपस की जनता को लड़ाए रखना चाहते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनाए रखना चाहते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन सिंदूर का मामला एकदम क्लासिक उदाहरण है। बहुत कम ऐसा होता है जब दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा करें, दोनों जीत का जश्न मनाएं, दोनों अपनी पीठ थपथपाएं। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, आराम से आतंकवादी आते हैं, हमारे लोगों को कथित रूप से धर्म पूछकर गोली मारते हैं और चले जाते हैं, और उसी के नाम पर पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री मौके पर जाने की बजाय, पीड़ितों से मिलने की बजाय, उनका दर्द बांटने की बजाय बिहार में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट बताते हैं कि अरे अरे इसमें खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, हमको वोट दे दो। उसी दौरान कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। हालांकि पानी बंद करने की हैसियत नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया में शोर करना है तो कुछ न कुछ बक देना है, जुमला दे दिया। आपको याद होगा कई साल पहले उरी में एक घटना हुई थी आतंकवाद की। इसके बाद से
भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार लगभग बंसा हो गया। इसके पीछे भी बड़े बड़े धन्ना सेठों का हाथ है। क्या है उस पर कभी और किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मगर तमाम भाजपाई अब तक डिंग हाँकते थे कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, यानी आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं होगा। लेकिन जब हमारे देश की तमाम विधवाएं आज भी इंसाफ की मांग कर रही हैं, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार होते हैं। गोदी मीडिया इनका बचाव करते हुए बीसीसीआई को घेरता है, मानो बीसीसीआई नरेंद्र मोदी से और पूरी सरकार से बड़ा हो गया। बीसीसीआई एकदम नालायक लौंडा हो गया, इनकी सुनता ही नहीं है। कुल मिलाकर क्रिकेट खेल लिया, फिर कहते हैं कि देखो हमने हाथ नहीं मिलाया, और अभी पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लिया। ऐसा करके ये दिखाने का प्रयास है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया। अरे पाकिस्तान का बायकॉट करना ही था तो खेलता ही नहीं ना। खिलाड़ियों के साथ मैदान पर खेलते हैं और मैदान के भीतर गलबहियां करते हैं। क्या क्या करते हैं भी आपको दिखाएंगे, बस इंतजार करिए। मगर सवाल यह है कि जब ट्रॉफी लेने से मना ही करना था तो क्या एशिया क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी को बताया गया था कि भारत की टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी? अगर बताया गया था तो आईसीसी के मुखिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे ने जैसा ने क्या किया? अगर एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो इसका इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए था। और यदि जानबूझकर केवल मोहसिन नकवी और पाकिस्तान को बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया गया तब तो ये बहुत ही टुच्ची हरकत है, और इसका माकूल जवाब भी पाकिस्तानियों ने दे दिया। मोहसिन एक कदम और आगे निकल गए, ट्रॉफी और मेडल बांटने की बजाय वापस लेकर चले गए। इतना ही नहीं, 2-3 और चीज़ों को देखिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीयों के हाथों जो चेक दिया गया उसे एक खिलाड़ी ने थाम तो लिया, पाकिस्तान के खिलाड़ी ने, मगर थामने के तुरंत बाद सामने ही फेंक दिया, और जिस तरह मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए निकल कर वापस गया, वो सीधे सीधे राष्ट्रवाद के नाम पर टुच्ची राजनीति करने वालों को सबक था कि तुम जितना गिरोगे उससे 4 कदम ज्यादा हम गिरने की क्षमता रखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। एक और कहानी देखिए, एशिया कप फाइनल मैच की जो फीस पाकिस्तान खिलाड़ियों को मिली, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, उस फीस को उन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के पीड़ितों को दान दे दिया है। यानी पाकिस्तान की टीम ने अपनी मैच की फीस उन कथित आतंकवादियों के परिवारों को डोनेट करने का ऐलान कर दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए या घायल हुए। अब आप बताइए, एशिया कप खेलने की फीस अगर पाकिस्तान को मिली तो किसकी वजह से? भारत के खेलने की वजह से। अगर हम सीधे सीधे माने कि ऑपरेशन सिंदूर के जो पाकिस्तानी पीड़ित हैं वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादियों के रखवाले हैं, तो निश्चित तौर पर यह पैसा आतंकवादियों के पास जाएगा। इसका कारण क्या है? भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा, इन सब की वजह से आतंकवादियों के घर में मोटा मोटा पैसा पहुंचेगा, करोड़ों रुपया। अब आप बताइए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट देख लीजिए, लिख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, यानी खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, और परिणाम वही, भारत जीत गया। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करके ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को पैसा पहुंचवा रहे हैं, यही है आपकी जीत। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि एशिया कप की शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, सब मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी, वीडियो बनवाई जा रही थी। बाद में मोदी सरकार ने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, तो ये लोग घटियापन पर उतर आए। खिलाड़ियों को तमाम तरह के ऐसे निर्देश दिए गए जो खेल भावना के विपरीत थे, और फाइनल में तो हद ही कर दी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से इसलिए ट्रॉफी नहीं ले गई क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उन्होंने भी गजब कर दिया, ट्रॉफी लेकर चले गए। इस घटना ने क्रिकेट का मजाक बना दिया है। प्रतिशोध की भावनाएं दो देशों की सरकारों पर इतनी हावी हो गई हैं कि टुच्चेपन पर उतर आई है। बहुत ही घृणास्पद है ये सब। वैसे अगर आपके मन में चल रहा है कि ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला खिलाड़ियों का रहा होगा कि पाकिस्तानी के हाथ से नहीं लेंगे, कैसे कह सकते हैं कि भारत की सरकार या प्रधानमंत्री का उसमें कोई रोल है? तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप सच में बहुत भोले हैं। अरे प्रधानमंत्री का ट्वीट ही देखिए ना, यहाँ आप सीधे सीधे जीत की बधाई भी तो दे सकते थे, मगर नहीं। और फिर जिस राष्ट्रवाद की मार्केटिंग दिन रात आप करते हैं, क्या वो आपका राष्ट्रवाद ऐसे समय में दुश्मन देश के साथ क्रिकेट खेलने की अनुमति देता है? और यदि देता है तो वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रवाद के नाम पर नौटंकी है, टोपी पहनाने की कला है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही यही भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी कैसे एक दूसरे से मुलाकात करते थे, उसी पाकिस्तानी मंत्री से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, और तो और साथ में बैठकर नाश्ता पानी सब चल रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सारा मेल मिलाप हो रहा था, और जैसे ही मार्केटिंग की बारी आई, अब खेल तो हो गया, अब जो डैमेज हुआ है उसको संभालना था, तो राष्ट्रवाद जगा दिया। और ये कैसा राष्ट्रवाद है जो पूरे मुल्क को बेइज्जत करवाए? सांसद संजय राउत ने लिखा है कि इस सीरीज की शुरुआत में 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया। अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं। इतनी राजभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैच में उतरना ही नहीं था। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा है। क्या भारत की जनता मूर्ख है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया
एक्सनेत ने लिखा कि इस देश के प्रधानमंत्री और एक सस्ते ट्रोल में कुछ तो अंतर होना चाहिए। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वालों के साथ क्रिकेट खेला और फिर सेना के शौर्य ऑपरेशन सिंदूर की बराबरी क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। ये घटिया बात पहलगाम के शहीदों की विधवाओं से कहने की हिम्मत है? आपकी स्क्रीन पर बारी बारी से जो 4 तस्वीरें दिख रही हैं, उन तस्वीरों में कौन कौन लोग हैं जरा कायदे से निहार लीजिए और इनकी मुस्कुराहटों को पहचानिए कि राष्ट्रवाद का दिखावा कितना खोखला है। तस्वीरों में देखिए, पीठ पर सूर्या लिखा हुआ है और ये नंबर किसका है? खेलों में मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कोई जानकारी भी नहीं है, मगर इतना तो पता है कि खेल दुश्मनी निकालने या दुश्मनी का दिखावा करने का जरिया नहीं होता है। वैसे यहीं पर एक बात याद दिला दें, भारत की आज़ादी और बंटवारे से पहले जिन्ना के विचारों का समर्थन करने वाले आरएसएस के लोग ही थे। खुद डॉक्टर अंबेडकर इस बात को लेकर हैरान थे कि जिन्ना और आरएसएस के लोग एक ही बयान क्यों दे रहे हैं, एक ही तरह की बात क्यों बोल रहे हैं। और शायद इसीलिए आज जब क्रिकेट के दौरान एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है तो दोनों एक दूसरे को, दोनों सत्ताएं कंपटीशन देती हुई दिख रही हैं। वैसे जब क्रिकेट की बात आ ही रही है तो इसे भी देख लीजिए। सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल पड़ी है कि अरुण जेटली के बेटे को डीडीसीए का प्रेसिडेंट बना दिया, एमपी क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को बना दिया, साइकिलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को बना दिया, अमित शाह के बेटे को पूरी दुनिया का क्रिकेट सौंप दिया और अब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट राकेश तिवारी भाजपा नेता के बेटे हर्षवर्धन तिवारी को बना दिया, वो भी बेहद कम उम्र में। चर्चा है कि अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका चयन निर्विरोध हुआ है, होगा ही, और अब तक इनके पद पर इनके पिताजी थे कथित रूप से। अब सवाल यह है कि आखिर इनके भीतर ऐसी कौन सी काबिलियत थी जो करोड़ों बिहारियों के भीतर नहीं है। वैसे एक आरोप यह भी लग रहा है कि इनके पिता राकेश तिवारी भाजपा नेता हैं और हाल ही में भाजपा ने उन्हें बिहार में कोषाध्यक्ष बनाया। तो सवाल यह है कि क्या पिताजी को भाजपा में नई जिम्मेदारी मिल गई, समय नहीं मिल पा रहा था तो बेटे को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया, सौंप दिया? क्या ये भाई भतीजावाज नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे आपके बच्चों में इतनी काबिलियत कहाँ जो नेताओं के बेटों में। आप लोग तो खाली सरकारी भर्तियों के फॉर्म भरते जाइए और उसमें मोटी मोटी फीस भी, और इसके बाद जो आपसे पहले सरकारी नौकरी पा चुके हैं यानी पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, उनकी लाठियों को खाने के लिए भी तैयार रहिए, सड़कों पर लात खाने के लिए तैयार रहिए। अभी उत्तराखंड में चल रहा है, देखते रहिए। कुर्सी बड़ी लाजवाब चीज है, जो उस पर बैठ जाता है उठने का नाम नहीं लेता है और पूरी कोशिश करता है कि या तो खुद कुर्सी से चिपके रहें या फिर अपने किसी को चिपका दें। अब हमारे महामानव को ही याद करिए, 75 साल की उम्र हो गई, इसी का हवाला देकर भाजपा के कितने ही वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया, अभी तक बेचारे तड़प रहे हैं और अब जब अपनी बारी आई तो अपनी विचारधारा के अनुसार दोहरापन दिखाने लगे। वैसे आजकल तो आरएसएस को लेकर हुजूर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनसे लग रहा है कि निश्चित ही इनको कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और हुजूर बार बार आरएसएस का महिमा मंडन करके तेल मालिश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मनाने की, फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने साल से सत्ता में हैं, कभी भी कर सकते थे। बहरहाल उनकी मर्जी, जब चाहे तब करें, आप कौन होते हैं पूछने वाले। इधर देखिए, हुजूर ने आरएसएस के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें बोलते हुए कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने बौद्धिक दासता से मुक्ति के लिए चिंतन प्रारंभ किया और आरएसएस की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद गोलवलकर ही थे जिन्होंने राष्ट्र सेवा के इस महान यज्ञ को आगे बढ़ाया। ध्यान दीजिएगा कितनी बारीकी से आरएसएस के लोगों के साथ डॉक्टर अंबेडकर को जोड़ा जा रहा है, जबकि यदि आप इतिहास पढ़ें तो ये दोनों कहीं ना कहीं चुंबक के 2 ध्रुव थे जो आपस में कभी मिल नहीं सकते थे। मगर आप तो जानते हैं, जिस वर्ग का वोट चाहिए उसके प्रमुख चेहरे को कभी भी माई बाप बनाया जा सकता है और इस काम में हुजूर एकदम विश्वगुरु हैं। जैसे ही एहसास होता है कि पसमानदा मुसलमानों का वोट चाहिए तो उनके हित ऐसे बन जाते हैं, उनका दुख दर्द बांटने लगते हैं। और अब देखिए, आरएसएस के नेताओं के बारे में कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के महान यज्ञ को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। क्या यह संभव है? डॉक्टर अंबेडकर सबको बराबरी का हक देना चाहते थे, क्या आरएसएस वही विचारधारा रख सकती है? डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एक वोट का अधिकार दिया, वही वोट जिसको बार बार चोरी करने का आरोप इन लोगों पर लग रहा है। छुआछूत को दूर करने का प्रयास डॉक्टर अंबेडकर ने किया, जबकि आरएसएस के लोग मनुस्मृति को बढ़ावा देते हैं, वही जो छुआछूत की जनदाता बताई जाती है। क्या इन दोनों में कोई मेल हो सकता है? मगर बारीकी से दूसरे वर्ग के महापुरुषों को चुराना हुजूर को बखूबी आता है, क्योंकि अपना कोई है नहीं। शायद कुछ समय पहले तक सरदार पटेल को कब्जे में लेने की कोशिश करते थे, आजकल थोड़ा कम कर दिया है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हुजूर ने आज ये भी कहा कि हम देखते हैं कि देश में कहीं भी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अब मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं, हाल फिलहाल में हिमाचल से लेकर पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक ढेर सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, खुद बिहार में आई हैं।
आपने कितनी जगहों पर आरएसएस के लोगों को देखा? और यदि आप खुद भी पीड़ित हैं तो क्या आपके पास कोई आरएसएस वाला पहुंचा मदद करने? मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये लोग कहीं नहीं पहुंचे होंगे, मगर मैं जानना चाहता हूं कि पहुंचे कि नहीं, कहीं भी पहुंचे कि नहीं। अगर आपके पास कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वैसे आपको याद दिला दें, हाल ही में हुजूर ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐलान कर दिया कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, जबकि इसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। बहरहाल विश्व गुरु तो हम बनेंगे, चाहे किसी भी मामले में हो, झूठ बोलने में ही सही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।